हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम 10th क्लास के 2020 बोर्ड एग्जाम में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आपको भी मेरे साथ क्वेश्चन सोल्व करने हैं नोटबुक और पेन लेकर। आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 सोल्व कर लेते हैं। अ ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी हैज 600 members who have their houses in the campus and decided to hold a tree plantation drive on the occasion of New Year. Each household was given the choice of planting a sapling of its choice. The number of different types of saplings planted were neem 125, people 165, creepers 50, fruit plants 150, flowering plants 110. On the opening ceremony, one of the plants is selected randomly for a prize. After reading the above passage, answer the given questions below. ठीक है, what is the probability that the selected plant is? फर्स्ट है अ फ्रूट प्लांट और अ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। और सेकेंड ऑप्शन में आइदर अ नीम प्लांट और अ पीपल प्लांट। तो हमें यहाँ पे एक कंसिडर करना है एक इंपॉर्टेंट बात की, जो 600 मेंबर्स है उसने एक ही सैम्पलिंग लगाया है, ठीक है। तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग्स है वो कितने हो गए? 600, ठीक है। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में। तो मैं लिख लेता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट अ फ्रूट प्लांट और अ फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्रूट प्लांट्स कितने हैं? तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन के लिए। तो फ्रूट प्लांट्स है 150, तो 150 प्लस, और फ्लावरिंग प्लांट है 110। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं अपॉन टोटल सैपलिंग्स, ठीक है। तो टोटल सैपलिंग्स कितनी है? 600। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 260 अपॉन 600, ठीक है। तो 0 से 0 जाएगा और इसको 2 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे तो ये आ जाएगा 13 और नीचे आ जाएगा 30। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट कितना आ गया हमारा? 13 अपॉन 30। तो चलिए सेकंड पार्ट भी सोल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी? यहाँ पे आइदर नीम प्लांट कितने हैं? 125। तो चलिए 125 प्लस, और पीपल प्लांट, तो पीपल प्लांट्स कितने हैं? 165। तो ये ऐड हो जाएगा अपॉन 600। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 25 और 5 30, तो ये आ जाएगा 290, ठीक है। और अपॉन 600, तो 0 से 0 जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड पार्ट कितना आ जाएगा? 29/60, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिंपली प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 सोल्व कर लेते हैं। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं जिसमें हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसको हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है उसको हम रेशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे। तो चलिए लेट्स एज्यूम √5 इज अ रेशनल नंबर। तो √5 को अगर हम रेशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे तो हम बोल सकते हैं कि इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि वही रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। और हम बोलेंगे कि जो a और b है वो को-प्राइम नंबर्स हैं, लाइक 6/7, जो एक दूसरे से कट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए √5 इक्वल्स टू सपोज a/b, जहां पे b नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a एंड b आर को-प्राइम नंबर्स। ऑलराइट, तो चलिए अब इस दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो यह आएगा 5 इक्वल्स टू a² अपॉन b², ठीक है। तो b² की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 5b² इक्वल्स टू a²। अब अगर हम b² फाइंड आउट करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? b² इक्वल्स टू a²/5। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो a² को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं
उसके बाद हमें एक इंटीजर मिल रहा है बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ए स्क्वायर को 5 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब 5 डिवाइड ए स्क्वायर, तो इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स ए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्या करेंगे, अब हमें पता है कि ए को 5 कंप्लीटली डिवाइड करता है, मीन्स इंटीजर मिल जाएगा 5 से ए को डिवाइड करने पे। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो इंटीजर सपोज सी है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन 5, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे अगेन, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 25, और ए स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं 5b स्क्वायर। तो चलिए सी स्क्वायर आ जाएगा 5b स्क्वायर अपॉन 25। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 से 25 जा सकता है 5 टाइम्स, तो हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 5। अब अगेन हमें वही कंसेप्ट देखना है कि बी स्क्वायर को 5 से डिवाइड करने के बाद हमें सी स्क्वायर एक इंटीजर मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, ठीक है, कंप्लीटली। तो इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स बी। ऑलराइट, तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो 5 डिवाइड्स ए और 5 डिवाइड्स बी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो 5 है वो ए और बी का कॉमन फैक्टर हो गया है ना। और हमने बोला था कि ए और बी आर को प्राइम नंबर्स, मीन्स एक दूसरे इनके आपस में कोई भी फैक्टर नहीं होगा कॉमन, बट यहाँ पे हो गया है। तो इस बात से हम बोल सकते हैं कि ये एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन, और क्या रीजन है इस कॉन्ट्रडिक्शन के अराइज होने का, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। ठीक है, तो हमारा जो एजम्पशन है दैट √5 इज अ रेशनल नंबर, दिस इज अ रॉन्ग एजम्पशन, है ना, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर रेशनल नंबर नहीं होगा तो √5 मस्ट बी अ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हम लिख देंगे हैंस √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इरेशनल नंबर प्रूफ कर देंगे। ऑलराइट, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 सोल्व कर लेते हैं। The sum of first 30 terms of an AP is 1920. If the fourth term is 18, find its 11th term. ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो AP है उसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। ऑलराइट, तो चलिए अब फर्स्ट कंडीशन लगा देते हैं। तो SN हम क्या होता है, तो n/2 2A प्लस n-1 D होता है SN, ठीक है। तो हमें n की जगह 30 टर्म्स चाहिए, तो S30 इक्वल टू हो जाएगा 30/2 इंटू 2A। तो फर्स्ट टर्म तो A ही एज्यूम किया है, और 30 हो जाएगा हमारा n, तो ये हो जाएगा 30 - 1, और D क्या है, D ही एज्यूम किया है हमने AP के लिए। तो S30 ये कितना गिवन है हमारा 1920, तो 1920 इक्वल टू 30/2, तो ये कैंसिल हो गया, कितना बच जाएगा 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 2A प्लस 30 - 1 कितना हो जाएगा 29, तो 29D। अब हम क्या करेंगे 15 से डिवाइड करेंगे 1920 को, ठीक है। तो क्या करेंगे 2A प्लस 29D को मैं इधर लिख लेता हूँ, 2A प्लस 29D इक्वल टू 1920/15। तो ये कितने टाइम्स जाएगा, चलिए देखते हैं। 2A प्लस 29D हो जाएगा 128, तो ये हमारा आ गया है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हम सेकंड इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे विद द सेकंड इंफॉर्मेशन, जिसमें बोला गया कि फोर्थ टर्म इज 18, तो हम nth टर्म का फॉर्मूला लगा सकते हैं। an इक्वल टू कितना हो जाता है a प्लस n-1d। तो यहाँ पे हमारा जो a फोर्थ है, मीन्स फोर्थ टर्म, तो ये हो जाएगा a प्लस 4 - 1d। ये कितना गिवन है 18, तो चलिए लिख लेते हैं 18। तो a प्लस 3d इक्वल टू आ गया हमारा 18। ऑलराइट,
अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे 2a + 29d है, तो मैं इसको भी क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा ताकि हम इन दोनों इक्वेशन को इजीली सोल्व कर सके। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो ये आ जाएगा 2a + 6d = 36। और इस इक्वेशन को भी पुट कर लेते हैं, तो 2a + 29d = 128। तो यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा दोनों इक्वेशन आपस में, ठीक है। तो 2a कैंसिल हो जाएगा और 6d - 29d बचेगा -23d। तो चलिए लिख लेते हैं -23d। और 36 - 128 कितना आएगा? 8 में 6 जाएगा तो 2, और 12 में से 3 जाएगा तो 9, और ये माइनस का आएगा तो -23 से हम -92 को डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो d है वो आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो हमें d भी पता चल गया है। अब हमें a फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए यहां से कर लेते हैं, तो 2a + d की जगह हम 4 पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 116, और ये है 128। तो 2a = 128 - 116, तो कितना बचेगा ये 12। तो a आ गया हमारा 6, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म भी आ गया और कॉमन डिफरेंस भी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है 11th टर्म, तो इजीली कर सकते हैं। तो a11 nth टर्म का फॉर्मूला ही लगा देंगे, तो a मीन्स हमारा 6 प्लस n - 1 मीन्स 11 - 1, और d है हमारा 4, तो 6 + 11 - 1 हो जाएगा 10, 10 × 4 हो जाएगा 40। तो जो हमारा a11 है वो आ जाएगा 46, ठीक है। तो इस तरीके से हम 11th टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 सोल्व कर लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 एंड 6, 8। तो हम सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज जो पॉइंट ए है वो मैं 3, -1 एज्यूम कर रहा हूँ, और जो पॉइंट बी है सपोज 3, 8। और इस लाइन सेगमेंट ए बी को हम अब ट्राइसेक्ट कर लेते हैं, मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे लाइक दिस। तो ये पॉइंट को मैं पी बोल रहा हूँ और ये क्यू, ठीक है। तो अब हमें पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो ए पी है वो 1 पार्ट है और जो पी बी है वो 2 पार्ट्स है, ठीक है। तो जो ए पी बाई पी बी हो जाएगा, ए पी बाई पी बी ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि अगर P का फाइंड आउट करना है तो 1:2 रेशो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा m1 × x2 प्लस m2 × x1, ठीक है। तो 1 × 6 हो जाएगा 6, और m2 x1 मीन्स 2 × 3 ये भी हो जाएगा 6 अपॉन m1 प्लस m2, तो 1 + 2 ये हो जाएगा 3, y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो m1 y2 m2 y1 कर लेंगे। तो 1 × 8 हो जाएगा 8, और 2 × -1 हो जाएगा -2 अपॉन ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में m1 प्लस m2। तो p आ जाएगा हमारा 6 + 6 12 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 4, 8 - 2 हो जाएगा 6, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो p का कोऑर्डिनेट तो आ गया हमारा 4, 2। तो चलिए अब हमें क्या करना है, अब Q का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि जो AP PB ये 2 पार्ट्स है और जो PB QB है वो 1 पार्ट है। तो हम लिख सकते हैं कि जो AQ/QB है रेशो वो कितना है 2/1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ इसके लिए, Q के लिए, तो 2:1 में डिवाइड कर देगा। तो अब हमें क्या करना है, m1 x2 m2 x1 वही सेम। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं Q। तो m1 x2 मीन्स 2 × 6, तो 12 प्लस m2 x1 मीन्स 1 × 3 अपॉन m1 प्लस m2 वो हो जाएगा 3, और y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए 2 × 8 हो जाएगा 16, और 1 × -1 हो जाएगा -1 अपॉन अगेन 3। तो Q आ जाएगा हमारा 12 + 3 हो जाएगा 15 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 5, 16 - 1 कितना हो जाएगा 15, और 3 से डिवाइड करेंगे तो अगेन 5, तो Q आ गया हमारा 5, 5।
तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं जो ए बी सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 हम ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में कवर कर चुके हैं, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। चलिए देखते हैं। टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्जेस एंड द रिमेनिंग चार्जेस डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल। फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹75 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 kilometers the charge paid is 110. Find the fixed charge and charges per kilometer. Hence, find the charge of covering a distance of 35 kilometer. तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा फिक्स चार्ज है वो x है और चार्जेस पर किलोमीटर सपोज y है। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट कंडीशन पुट करेंगे। तो फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर मीन्स ये कितना हो जाएगा, तो फिक्स चार्ज तो हमारा x है और 10 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज लगेगा, हमने y रुपीज माना है पर किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 10y और टोटल कितना चार्ज उसको देना पड़ रहा है 75। तो x प्लस 10y इक्वल टू हो जाएगा 75। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए मीन्स x प्लस 15y के लिए कितना चार्ज देना पड़ रहा है 110। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो अब हम इनको सोल्व कर लेंगे। तो चलिए माइनस कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड, तो सारे टर्म्स ही माइनस हो जाएंगे। तो x में से x जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा x, तो 10y माइनस 15y कितना बचेगा -5 इक्वल्स टू ये कितना आएगा 75 और 110, तो ये आ जाएगा -35। अब y कैलकुलेट करना है तो -35 अपॉन -5, तो y कितना आ गया हमारा 7। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है x। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। तो x प्लस 10 इंटू वाई मीन्स 10 इंटू 7, तो ये आ गया हमारा 70 इक्वल्स टू 75। तो x इक्वल्स टू 75 माइनस 70 हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस, तो x इक्वल्स टू बचेगा हमारा 5। तो हमारा जो फिक्स्ड चार्ज है वो तो 5 रुपीज आ गया है और जो चार्जेस पर किलोमीटर है वो 7 आ गया है। अब हमें क्या करना है कि 35 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज लगा वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, फॉर 35 किलोमीटर, ठीक है, तो कितना लगेगा x प्लस 35y, तो x कितना है हमारा 5 और 35 इंटू वाई कितना है 7। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 प्लस 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कर सकते हैं इजीली, तो ये आ जाएगा 245 और ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 250। ठीक है, तो 35 किलोमीटर के लिए हमारा 250 रुपीज चार्ज लगेगा। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 सोल्व करते हैं। प्रूव दैट sin थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। तो हम यहाँ पे LHS लेके चलेंगे और RHS लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि LHS में कोस और sin थीटा है और RHS में sec और tan थीटा है। ठीक है, तो अगर हमें LHS को RHS लाना है तो हमें कोस थीटा से डिवाइड करना होगा, जिससे हमारा sin थीटा अपॉन कोस थीटा हो जाए tan थीटा और कोस थीटा 1 हो जाए और 1 अपॉन कोस थीटा हो जाए sec थीटा। ठीक है, यू आर गेटिंग द आइडिया राइट। तो चलिए sec थीटा कोस थीटा से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो अगर न्यूमरेटर में मैं बोलता हूं कि कोस थीटा डिवाइड करेंगे तो इंडिविजुअली ईच टर्म पे वो डिवीजन अप्लाई होगा। ठीक है, तो चलिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो जाएगा tan थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कोस थीटा हो जाएगा sec थीटा। ओके, तो कोस थीटा अपॉन कोस थीटा 1, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा tan थीटा और माइनस 1 अपॉन कोस थीटा हो जाएगा sec थीटा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी कट तो हो नहीं रहा है आपस में, तो अब हम क्या करेंगे, हम 1 की वैल्यू पुट करेंगे कुछ। ठीक है, और यहाँ पे सारा का सारा जो वैल्यूज है वो tan थीटा या sec थीटा ही है, तो हम बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे tan और sec थीटा का। ठीक है, तो क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा का अगर राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन गया है। ठीक है, तो उसका एक्सपेंशन क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ऑल राइट, तो 1 इक्वल्स टू आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, तो इसको हम 1 की जगह पुट कर देंगे। ठीक है, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा, और 1 की जगह हम वो वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देंगे, अब आप देखो कि हमें लाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और हमारा एक टर्म 1 की जगह आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो और यहाँ पे है टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो अगर मैं माइनस कॉमन लेके, ठीक है, माइनस कॉमन लेके इसको लिख दूं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा, है कि नहीं। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा हम कॉमन ले लेंगे, जो हमें आरएचएस में भी लाना है। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। तो न्यूमरेटर तो एज इट इज सेम रहेगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, और डिनोमिनेटर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये तो मैंने ले लिया कॉमन, और यहां से फर्स्ट टर्म से क्या बचा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और सेकंड टर्म से क्या बचेगा, ये तो हमने कॉमन ले लिया है, बट यहाँ पे माइनस है तो 1 की मल्टीप्लाई भी होती है, तो माइनस 1 यहां से कॉमन बच जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखो जो न्यूमरेटर है टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, और यहाँ पे है डिनोमिनेटर में टर्म मल्टीप्लाई के साथ सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1, तो ये तो दोनों सेम है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे एक दूसरे से कैंसिल, और ये बचेगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यही क्या आ गया हमारा आरएचएस। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को प्रूफ कर लेंगे। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 और 34 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, इसलिए हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। चलिए देखते हैं। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू द बैड वेदर। द एवरेज स्पीड of the trip was decreased by 200 km per hour and thus the time of flight increased by 30 minutes. Find the average speed of the aircraft originally. तो हम एज्यूम कर लेते कि ओरिजिनली स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट थी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और t टाइम लगता है उसको 600 किलोमीटर कवर करने के लिए। ठीक है, तो हमें पता है कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो ये इक्वेशन हमें पता ही है, फिजिक्स में भी हम यूज करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो बैड वेदर के कारण जो कंडीशन अराइज हुई है उसको भी लिख लेते हैं। तो ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना होगा, स्पीड कितनी हो गई, डिक्रीज हो गई बाय 200, तो x माइनस 200, और टाइम कितना हो गया है, इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स। 30 मिनट्स मीन्स 1/2 आवर। ठीक है, तो हम आवर्स में लिख रहे हैं सब कुछ, किलोमीटर पर आवर में स्पीड लिखा, तो t माइनस टी प्लस 1/2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, d इक्वल्स टू, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स टी, एक्स की मल्टीप्लाई होगी 1/2 में, तो x/2 माइनस 200 की t के साथ होगी, तो ये आ जाएगा माइनस 200t, और माइनस 200 की 1/2 से होगी मल्टीप्लाई, तो ये आएगा माइनस 100। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो कि d इक्वल्स टू एक्स टी हमारा फर्स्ट केस में बना था जब ओरिजिनली एयरक्राफ्ट नॉर्मली मूव कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी d इक्वल्स टू एक्स टी, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, d की जगह हम एक्स टी पुट कर सकते हैं, और ये भी एक्स टी ही है, प्लस अब हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है, मीन्स x कैलकुलेट करना है। ठीक है, बट वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, पहले हम t कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो t के लिए मीन्स ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, तो t के लिए मैं लिख सकता हूं d अपॉन x, और d कितना है हमारा 600 किलोमीटर, तो मैं लिख सकता हूं t इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 600 अपॉन t, तो 600 अपॉन t, और 2 नीचे ऑलरेडी है, माइनस 200t माइनस 100। ठीक है, आप x भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से आपकी मर्जी है, पहले मैं t कैलकुलेट कर रहा हूं। तो देखो यहाँ पे x से x कैंसिल, तो इधर तो 0 बचा, और ये 2 से कैंसिल होगा 600, तो ये आ जाएगा 300 अपॉन t, और
यहाँ पे है -200t, इसको एज इट इज पुट कर लेंगे -100। इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो t डिनोमिनेटर में है तो हमें एक इक्वेशन बनाना है प्रॉपर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो हम t से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे t की तो 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो t कैंसिल होके 300 बचेगा, और इसमें t से मल्टीप्लाई करेंगे तो -200t², और 100 में करेंगे मल्टीप्लाई तो -100t, ठीक है। अब अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊं, ये एक्चुअली 0 हो जाएगा। अगर इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊं तो ये आ जाएगा 200t² प्लस 100t माइनस 300, ये 300 इधर आके माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 कॉमन ले सकते हैं, तो चलिए ले लेते हैं। तो 100 कॉमन लेंगे अगर, तो यहाँ से बचेगा 2t², क्योंकि ये 200 है, और 100t में से 100 कॉमन ले या तो t बचेगा प्लस t, और यहाँ पे -300 है तो -3 बचेगा, ठीक है। तो -3 इक्वल्स टू 0। अब 100 उधर जाके डिवाइड करेगा तो 0/100 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा हमारा 2t² प्लस t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हैं कि t में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, इसको सोल्व करना है तो 3 की मल्टीप्लाई पहले 2 से कर लेते हैं तो 3 2 जा 6। तो हमें ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जो मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए और माइनस करके 1 आ जाए, ठीक है। t का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो हमें क्या हम सोच सकते हैं 2 और 3 कंसिडर कर सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा और 3 - 2 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं 2t² प्लस 3t माइनस 2t माइनस 3। तो 3t माइनस 2t बेसिकली t ही लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो इन दो टर्म से t कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2t प्लस 3, और यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे तो ये भी बच जाएगा 2t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो चलिए अब 2t प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 2t प्लस 3 और ये आ गया t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमें इनको इंडिविजुअली 0 के इक्वल पुट करना है, तो 2t प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो t का वैल्यू आ जाएगा -3/2, और जब t माइनस 1 को 0 पुट करेंगे तो t इक्वल्स टू आ जाएगा 1। तो हमारी दो वैल्यूज आ गई -3/2 और 1। अब आप यहाँ पे नोट करो कि जो -3/2 है वो एक नेगेटिव नंबर है, तो टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये वाला t का वैल्यू इग्नोर कर देंगे और ये 1 का वैल्यू हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो t आ गया है, मीन्स ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट आ गया हमारा 1 आवर। अब हमें क्या करना है, स्पीड फाइंड आउट करना है, तो स्पीड के लिए क्या करेंगे 600/t, तो x इक्वल्स टू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस मीन 600 टाइम, ठीक है। तो टाइम कितना है 1 आवर, तो 600/1, तो x कितना आ गया, मीन्स स्पीड आ गया हमारा 600 km/h। ये थी प्लेन की, एयरक्राफ्ट की ओरिजिनल स्पीड, एवरेज ओरिजिनल स्पीड, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 का और पार्ट कर लेते हैं। ₹9,000 वर डिवाइडेड इक्वली among a certain number of persons. Had there been 20 more persons, each would have got 160 rupees less. Find the original number of persons. तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन है वो n है और x रुपीज इक्वली डिवाइड हो रहा है, ठीक है, सभी को x रुपीज मिल रहा है ईच। तो हम लिख सकते हैं दैट नंबर ऑफ पर्सन इनटू x रुपीज जो हर एक को मिल रहा है इक्वल्स टू होना चाहिए टोटल रुपीज जो हमने डिवाइड किया है, मीन्स 9,000, ठीक है। तो यहां से हमारा एक इक्वेशन आ गया है। अब दूसरी कंडीशन क्या गिवन है कि हैड देयर बीन 20 मोर पीपल, मीन्स जो n है वो होना चाहिए n+20। अगर ऐसा होता तो 160 रुपीज लेस मिलता हर एक को, ठीक है। तो x माइनस 160 होना चाहिए था, और अमाउंट तो सेम ही डिस्ट्रीब्यूट होगा बाद में भी, ठीक है। तो अब यहां से हम थोड़ा सोल्व करेंगे इसको, तो n की मल्टीप्लाई x में होगी तो ये हो जाएगा nx, n की मल्टीप्लाई 160 में तो -160n, और ये आ जाएगा +20x, और 20 की अगर -160 में होगी तो ये आ जाएगा 16 2 जा 32 एंड 20, ठीक है। और ये तो 9,000 है ही। अब हम क्या करेंगे कि हम n कैलकुलेट करना है हमें,
तो हम x की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, जो आ जाएगा 9000/n। उससे पहले हम देखते हैं कि जो nx है और यहाँ पे 9000 है, तो मैं भी यहाँ पे nx की वैल्यू 9000 पुट कर दूंगा, ठीक है, ताकि ये कैंसिल हो जाए दोनों, और -160n प्लस, अब हमें x की वैल्यू पुट करनी है n के टर्म्स में, तो 20 इंटू x क्या आ जाएगा 9000/n, और ये है -3200 इक्वल्स टू 9000, ये तो चल ही रहा है, ठीक है। तो 9000 से हमारा 9000 कैंसिल हो जाएगा, और अब आप देखो यहाँ पे कि जो n है वो डिनोमिनेटर में है, तो हम अगर n से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा n ये डिनोमिनेटर वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -160n² बन जाएगा ये, और यहाँ से तो n कैंसिल हो जाएगा, तो 20 इंटू 9000, तो ये आ जाएगा 18 और 4 zeros, ठीक है, तो ये हो जाएगा 180,000, ओके, -3200n इक्वल्स टू 0 यहाँ पे भी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, -160n² है, तो इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, है ना। तो 160n² और ये वाला टर्म भी राइट हैंड साइड, तो ये आ जाएगा 3200n, और ये वाला नेगेटिव में हो जाएगा उधर जाके, तो 180,000, है ना, और इधर जो है 0 है, ठीक है, सबको राइट हैंड साइड ले गए। अब हम क्या करते हैं, 160 कॉमन ले लेंगे सभी टर्म में से, ताकि थोड़ा इजी सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो 0 इक्वल्स टू 160 अगर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा n² प्लस यहां से क्या आएगा 20n माइनस, और अगर 160 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1125, ठीक है। तो 160 इधर आके 0 हो जाएगा, ठीक है, और मैं थोड़ा इसको रिवर्स करके लिख रहा हूं। तो अब सिंपली हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना है, तो हमारा बचा n² प्लस 20n माइनस 1125 इक्वल्स टू 0। अब हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 1125 आ जाए और माइनस करके 20 आ जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो 1125 के हम प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। तो 3 से फिर करेंगे तो ये आ जाएगा 125, और अब 5 से करेंगे तो 25, 5 से अगेन करेंगे तो 5, और 5 से करेंगे तो 1। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए हैं। अब इनमें से हम नंबर्स चूज करेंगे, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, 3 3 जा 9, 5 जा 45, तो ये बन गया है 45, और ये आ गया है 25। तो अगर 45 और 25 को हम कंसिडर करें तो मल्टीप्लाई करके तो यही आएगा 1125, और माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। तो इनको हम यूज कर लेते हैं, तो n² प्लस 45n माइनस 20n माइनस 1125 इक्वल टू 0। तो पहले दो टर्म में से हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा कॉमन, n आ जाएगा, तो n प्लस 45 बचेगा, और यहाँ पे -20 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे भी n प्लस 45 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हम n प्लस 45 कॉमन ले सकते हैं, यस, तो n प्लस 45, और फर्स्ट टर्म से आएगा n और सेकेंड टर्म से आएगा -20 इक्वल टू 0। अब हमें इंडिविजुअली 0 पुट करना है, ठीक है, 0 के इक्वल, तो n इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से -45, और n -20 इक्वल टू 0 हो जाएगा n इक्वल टू 20। अब देखो n क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स है, ठीक है, तो -45 तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन्स नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, तो n इक्वल टू 20 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, और क्वेश्चन नंबर 37 हम प्रीवियस ईयर्स में कवर कर चुके हैं, तो इसलिए अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। चलिए देखते हैं। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. After covering a distance of 50 meter, the angle of depression of the car becomes 60 degree. Find the height of the tower. ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो सपोज ये टावर है और इसकी हाइट h है, तो यही हमें फाइनली कैलकुलेट भी करना है। और सपोज ये एक रोड है ना, और
सपोज यहाँ पे इनिशियली कार है, तो जो इंसान या मैन टावर के ऊपर बैठा हुआ है वो इसको ऑब्जर्व करता है कि इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, इनिशियली 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे कार है, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल लाइंस होती है और ये ट्रांसवर्सल, तो 30 डिग्री ये है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, अब ये जो कार है ये टावर की फुट की तरफ मूव कर रही है, अप्रोच कर रही है टावर को, तो 50 मीटर चलने के बाद, सपोज यहां तक, ठीक है, तो 50 मीटर चलने के बाद इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है सेम मैन से, ठीक है, वो कितना हो जाता है, 60 डिग्री। तो ये कितना हो गया है, एंगल 60 डिग्री। तो ये 60 है, ये ट्रांसवर्स लाइन है ना, दोनों पैरेलल है, तो ये भी कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। ठीक है, और ये टावर और ग्राउंड तो वर्टिकल ही होंगे। तो अब मैं इसको सपोज x डिस्टेंस मान लेता हूं और इनको मैं नेम भी कर देता हूं, a b, सपोज ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है D। तो हमारा एम है h कैलकुलेट करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ABC ट्राइंगल में 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग AB हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और BC हमारा बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस को यूज करते हुए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना चाहिए, बताइए, tan थीटा। ठीक है, तो tan 60 आ जाएगा हमारा h अपॉन x मीन्स p अपॉन b। तो tan 60 होता है √3 इक्वल्स टू h अपॉन x। हमें x की वैल्यू अभी h में फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा, इधर x ले आएंगे तो √3x इक्वल्स टू h और √3 से डिवाइड कर देंगे तो h अपॉन √3। ठीक है, ये तो हमारी x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ h। अब हम क्या करेंगे, बिग ट्राइंगल में देखेंगे, मीन्स ABD ट्राइंगल में देखेंगे, तो यहाँ पे 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग AB अगेन हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और BD हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा h अपॉन ये टोटल बेस, तो ये कितना x प्लस 50। तो tan 30 कितना होता है, 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू h अपॉन x की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे h अपॉन √3 प्लस 50। तो अब आप देखो कि ये जो इक्वेशन है ये सिंपली h में बन गई है, तो हम यहाँ से h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो √3 की h से होगी और h बाय √3 प्लस 50 की 1 से हो जाएगी। तो h बाय √3 प्लस 50 इक्वल्स टू √3h। ठीक है, तो h बाय √3 को मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगा, तो ये आ जाएगा 50 इक्वल्स टू √3h माइनस h बाय √3। अगर मैं यहाँ से h कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा h और ये बचेगा √3 माइनस 1 अपॉन √3। इतना क्लियर है। अब मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा इसको बाय टेकिंग एलसीएम, तो 50 इक्वल्स टू h और एलसीएम कितना आ जाएगा, √3। तो √3 की मल्टीप्लाई √3 में होगी तो कितना हो जाएगा, 3। तो 3 और ये तो √3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा और 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 50 इक्वल्स टू h इंटू 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, तो 2 अपॉन √3। अब देखो 2 से 50 को डिवाइड करेंगे तो 25 बचेगा और √3 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो h कितना आ जाएगा हमारा 25 √3 मीटर। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, √3 की वैल्यू 1.73 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो पॉइंट में वैल्यूज आ जाएगी एग्जैक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे हाइट ऑफ टावर आ गई है 25 √3। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39 हमारे इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, इसलिए हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। चलिए देखते हैं। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द जीरोस form a quadratic polynomial whose zeros are reciprocals of the zeros of the polynomial 5x square plus 2x minus 3। ठीक है, तो हमें ऐसा पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरोस इस पोलिनोमियल के जीरोस के रेसिप्रोकल हो। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस पोलिनोमियल के जीरोस है अल्फा और बीटा। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा हम निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ताकि बाद में काम आ जाए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे बी क्या है 2,
तो -2/a क्या है यहाँ पे 5, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारा -2/5 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c/a। तो चलिए अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, c है यहाँ पे -3/a अगेन इज 5। तो हमारे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए हैं। सपोज जिस पॉलिनोमियल को हमें फाइंड आउट करना है वो पॉलिनोमियल है हमारा gx, ठीक है। और इस पॉलिनोमियल के रूट्स क्या होने चाहिए 1/अल्फा और 1/बीटा, मींस इस पॉलिनोमियल के रेसिप्रोकल्स, ठीक है। तो इसके भी अगर हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट कर ले तो हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के gx पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं पहले 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इसको अगर फर्दर सोल्व करें एलसीएम लेंगे नीचे तो ये आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा एलसीएम। तो अल्फा से डिवाइड करेंगे तो बीटा बचेगा, बीटा की मल्टीप्लाई 1 में होगी, ठीक है। सिमिलरली बीटा से डिवाइड करेंगे तो अल्फा बचेगा, अल्फा की मल्टीप्लाई 1 में होगी। तो ये क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये सम ऑफ रूट्स है जी एक्स के पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा हमने कैलकुलेट ही कर लिया है ऑलरेडी। तो ये कितना है -2/5 और अल्फा इंटू बीटा कितना है -3/5, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स बचा हमारा gx के पॉलिनोमियल का 2/3। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी कर लेंगे तो 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, तो ये आ जाएगा 1/अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है -3/5। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/-3/5। तो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो 5 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा -5/3। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गया है, सम ऑफ रूट्स भी आ गया है। चलिए अब मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि अगर हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है तो पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करते हैं। तो gx इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो जो भी हमें वैल्यूज पता है। तो सम ऑफ रूट्स हमारा कितना है, चलिए देख लेते हैं 2/3 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -5/3 है, तो ये हो जाएगा -5/3। तो ये आ गया हमारा gx पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हमसे पॉलिनोमियल के बजाय इक्वेशन पूछा गया होता सेम कंडीशन के साथ तो हम यहाँ पे सिंपली 0 पुट कर देते, ठीक है। फिर हमारा जो k है वो उधर जाके 0 हो जाता और यहाँ पे k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4 या फ्रैक्शन में भी हो सकती है, ठीक है। उनके सभी रूट्स के सभी पॉलिनोमियल्स के जो रूट्स आएंगे वो रेसिप्रोकल ही होंगे इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। चलिए बच्चों सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं, ठीक है। On dividing a polynomial px by x square minus 4, quotient and remainder are found to be x and 3 respectively. The polynomial px is, तो हमें बेसिकली पोलिनोमियल px फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जब हमारे पास डिवीजर कोशेंट और रिमाइंडर है तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं px इक्वल्स टू डिवीजर इनटू कोशेंट। कोशेंट क्या होता है, जो डिवाइड करके आता है, प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो चलिए px फाइंड आउट करते हैं। px इक्वल्स टू डिवीजर क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4 जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, और कोशेंट क्या है वो तो x गिवन है, ठीक है। और ये हो गया हमारा रिमाइंडर +3, ठीक है। अब इसको सिंपली सोल्व कर लेना है। तो px इक्वल्स टू x की मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है तो पावर एक और ज्यादा हो जाएगी तो x की पावर 3 हो जाएगा, और -4 के साथ करेंगे तो -4x + 3, तो ये आ गया है px हमारा x³ - 4x + 3। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, x³ - 4x + 3, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर लेते हैं। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल एट C। तो आप देख सकते हैं C पे राइट एंगल है तो AB हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है मींस AC इक्वल्स टू BC भी आ जाएगा, AC इक्वल्स टू
BC। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें आप देख सकते हैं जो ऑप्शंस है उसमें स्क्वायर्स है साइड्स का, मीन्स हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया गया होगा, है ना। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो AB स्क्वायर जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये तो कर ही सकते हैं, आपने बहुत बार पहले भी किया होगा। अब ऑप्शन देखते हैं, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि AB स्क्वायर अगर हाइपोटेनस ले ली जाए तो वहां पे AC स्क्वायर है या फिर यहाँ पे भी AC स्क्वायर है। मेंस हमें BC की जगह AC पुट करना है, ठीक है, ताकि हमारा ऑप्शन कोई ना कोई सेट हो जाए। तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC की जगह हम AC पुट कर देंगे, तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म सेम है तो ये हो जाएंगे ऐड, तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 2AC स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन ए टिक कर देंगे, AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। ऑलराइट, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर लेते हैं। The point on the x-axis which is equidistant from -4,0 and 10,0। तो x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसको हम एज्यूम कर सकते हैं h,0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट उसका क्या होता है 0। तो चलिए मैं मान लेता हूं कि P कोई पॉइंट है h,0 के फॉर्म में, और जो ये -4,0 है इसको मैं a नाम दे रहा हूं, ठीक है, और ये जो दूसरा पॉइंट है इसको मैं b बोल रहा हूं। तो P पॉइंट का A से और P पॉइंट का B से सेम डिस्टेंस है, मीन्स हम लिख सकते हैं PA इक्वल्स टू PB। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे और h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, आपने यूज किया होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कर सकते हैं हम h माइनस -4 का होल स्क्वायर प्लस ये भी 0 है तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, और PB भी ऐसे ही कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा h माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 0। अब आप देखो कि दोनों तरफ रूट है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे जिससे हमारा ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा h प्लस 4 का होल स्क्वायर और इधर बचेगा h माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो चलिए आप स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो h स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8h और ये आ जाएगा h स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20h। ठीक है, तो h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 8h है और यहाँ पे -20h है, तो उसको भी इधर ही ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 8h प्लस 20h। ठीक है, और ये है 100 माइनस ये 16 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये कितना आ गया है 28h और ये कितना आ जाएगा 100 में 16 जाएगा तो 480, तो h कितना आ जाएगा 84/28। ठीक है, और अगर इसको डिवाइड करेंगे तो h आ जाएगा हमारा 3। तो हमारा जो पॉइंट P है, मैं कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूँ, पॉइंट P आ गया हमारा 3,0। चलिए देख लेते हैं कौन सा होगा, तो ऑप्शन हम D हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का और पार्ट करते हैं। The center of a circle whose end points of a diameter are -6,3 and 6,4। ठीक है, तो चलिए पहले एक सर्कल बना लेते हैं लाइक दिस। सपोज ये डायमीटर है तो इसका जो एंड पॉइंट्स है वो कितना है -6,3 और ये दूसरा कोऑर्डिनेट है 6,4। तो हमसे सेंटर पूछा गया है, तो हमें पता है कि डायमीटर का जो सेंटर होता है वहां से ये रेडियस है और ये भी एक रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, मीन्स ये हो गया है यहाँ पे मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट फॉर्मूला तो हमें आता है यूज करना। ठीक है, कैसे करेंगे, सपोज ये मिड पॉइंट को मैं सेंटर को O नाम दे रहा हूं, तो O का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा x1 प्लस x2/2। तो यहाँ पे x1 क्या है -6 और ये 6, तो -6 प्लस 6/2 और y1 प्लस y2/2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4/2। ठीक है, तो O क्या आ गया है सेंटर, -6 प्लस 6 0 हो जाएगा अपॉन 2, तो ये 0 ही रहेगा, और 3 प्लस 4 हो जाएगा 7, तो 0,7/2 हमारा सेंटर आ गया है। चलिए देख लेते हैं कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कर लेते हैं।
द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स इज। तो जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट को हम लिखते हैं d से, तो इट शुड बी इक्वल टू 0 और d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0। तो b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं b की जगह k स्क्वायर माइनस 4, a क्या होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है 2 और c क्या होता है कांस्टेंट जो यहाँ पे है 2, ठीक है। इट शुड बी इक्वल टू 0 फॉर इक्वल रूट्स। तो k स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, तो k स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए फैक्टर करने होंगे, तो k स्क्वायर माइनस 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा k माइनस 4 और k प्लस 4, हम पहले भी बहुत बार यूज कर चुके हैं। तो अगर k माइनस 4 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो k इक्वल्स टू 4 आ जाएगा और k प्लस 4 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो k इक्वल्स टू माइनस 4 आ जाएगा। तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारी प्लस माइनस 4, मीन्स प्लस 4 भी और माइनस 4 भी। तो चलिए देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपी। तो हमें चारों ऑप्शंस में से ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन एपी नहीं है। एपी क्या होता है, एपी में जो कंजुगेटिव टर्म्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो सेम रहता है, ठीक है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में अगर मैं डी कैलकुलेट करूँ तो डी कैसे आएगा, सेकंड में से मैं फर्स्ट को माइनस कर दूंगा, तो 0.8 माइनस माइनस 1.2, इट मीन्स 0.8 प्लस 1.2 मीन्स 2। तो कॉमन डिफरेंस क्या आया, अगर हमने 1 और सेकंड टर्म को लिया तो यह आया 2, बट अगर हम सेकंड और थर्ड को लेंगे तो हम वेरीफाई कर पाएंगे कि क्या ये भी इसका भी कॉमन डिफरेंस 2 आएगा, अगर आएगा तो वो एपी है, ठीक है। तो चलिए दोबारा कर लेते हैं। तो d इक्वल्स टू थर्ड टर्म में से 2.8 माइनस 0.8, तो 2.8 में से 0.8 जाएगा तो ये भी 2 आ जाएगा, तो d इक्वल्स टू 2 आ गया है और यहाँ पे भी d इक्वल्स टू 2 आ गया है। तो हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एपी है, ठीक है। अब सेकेंड ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन में जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या आएगा, चलिए देख लेते हैं। तो सेकेंड टर्म है 3 प्लस रूट 2 माइनस फर्स्ट टर्म इज 3, तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और d आ गया हमारा रूट 2। तो चलिए अब फर्स्ट और सेकंड को तो हमने चेक कर लिया, अगर हम सेकंड और थर्ड की बात करें तो तब क्या होगा, तो d इक्वल्स टू थर्ड क्या है 3 प्लस 2 रूट 2, इसमें से हम सेकंड टर्म माइनस कर देंगे तो यह आ गया है 3 प्लस रूट 2, ठीक है। तो इसी तरीके से हम चेक करेंगे, तो d इक्वल्स टू 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, अब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 माइनस रूट 2, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 तो हमारा कैंसिल हो रहा है डायरेक्ट और ये 2 रूट 2 है, ये माइनस 1 रूट 2 है, तो माइनस हो गया कितना बचेगा d इक्वल्स टू रूट 2। तो यहाँ पे भी हमारा सेकंड और फर्स्ट टर्म को लेके रूट 2 आया था कॉमन डिफरेंस और यहाँ पे भी रूट 2 आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि बी ऑप्शन भी एपी है, बट हमें बताना है कौन सा एपी नहीं है। तो अब हम सी ऑप्शन चेक करेंगे, तो सी में क्या है चलिए देख लेते हैं। डी क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड टर्म को कंसिडर करेंगे तो 7/3 माइनस 4/3, तो अगर हम 3 एलसीएम ले लें, ठीक है, तो यहां से क्या बचेगा 7 माइनस 4, तो 7 माइनस 4 हो गया 3/3, तो डी आ गया है 1 फर्स्ट और सेकंड टर्म को कंसिडर करके। अब हम सेकंड और थर्ड को करेंगे तो क्या होगा, चलिए चेक कर लेते हैं। तो 9/3 माइनस 7/3, तो यहाँ पे भी हम एलसीएम ले लेंगे तो वो आएगा 3, तो यहाँ पे न्यूमरेटर सोल्व करेंगे तो 9 माइनस 7, और 9 माइनस 7 कितना होता है 2, तो ये आ गया हमारा 2/3 विच इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि प्रीवियसली मीन्स फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस 1 आया था और सेकंड थर्ड का आ गया 2/3, तो हम बोल सकते हैं दैट हमारा जो सी ऑप्शन है दैट इज नॉट एपी, और हमें नॉट एन एपी बताना है तो हमारा
सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व कर लेते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x/2 + 5y/3 = 7 एंड 9x + 10y = 14 इज, और ऑप्शन में क्या है, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट विद वन सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट विद मैनी सॉल्यूशंस। तो हमें चेक करना है इन दोनों इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट्स का रेशो और y के कोफिशिएंट्स का रेशो और कांस्टेंट्स का रेशो फाइंड आउट करेंगे, फिर चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले फाइंड आउट कर लेते हैं a1/a2। a1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन के x का कोफिशिएंट, तो ये कितना है 3/2 a1, और a2 क्या हो जाएगा 9, तो ये कितना आ गया है 3 से हमारा 3 चला जाएगा, और ये जो 2 है ये भी नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/6। और चलिए आप b1/b2 फाइंड आउट कर लेते हैं। b1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन के y का कोफिशिएंट विच इज 5/3, और सेकेंड इक्वेशन का क्या आ जाएगा, y का कोफिशिएंट 10, तो यहाँ पे भी 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और 3 भी नीचे आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 2 × 3 6। ठीक है, तो अब हम कांस्टेंट्स का रेशो फाइंड आउट करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि कांस्टेंट या तो LHS में होना चाहिए दोनों में, या फिर दोनों इक्वेशन में RHS में होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन में RHS में है, तो ठीक है। तो यहाँ पे हम C1/C2 फाइंड आउट करेंगे, तो C1 क्या है 7 और C2 क्या है 14, तो 7 से 14 जाएगा तो ये बचेगा 1/2। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो a1/a2 है ये तो आ गया है b1/b2। ठीक है, बट जो C1/C2 है वो 1/2 है, तो हम लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो ये किसका केस है, ये है हमारा पैरेलल लाइंस का केस, जहां पे इक्वेशंस कुछ इस तरीके से होगी, दोनों लाइन पैरेलल होगी, मींस कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मींस कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी, तो हम बोल सकते हैं दैट दीज टू इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। इन फिगर PQ इज टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर एट O एट द पॉइंट B इफ एंगल AOB इक्वल टू 100 डिग्री देन एंगल ABP इज इक्वल टू। तो हमें फाइंड आउट करना है दिस एंगल ABP, तो मैं इसको एज्यूम कर रहा हूं दैट दिस इज एंगल फाई। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता है कि जो PQ है वो टेंजेंट है और जो OB है वो रेडियस है, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मीन्स एट B 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ये जो एंगल OBP है ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अगर हमें किसी तरह ABO पता चल जाए तो हम फाई निकाल लेंगे, दोनों का सम 90 रख देंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्या करेंगे, हमें पता है OA और OB दोनों रेडियस है, तो OAB हमारा जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो एंगल अपोजिट होंगे इक्वल साइड्स के वो भी इक्वल होंगे, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो OAB है सपोज अगर थीटा है तो OBAB क्या हो जाएगा थीटा, और हम यहाँ पे OAB में इंटरनल एंगल्स का सम 180 पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस 100 इक्वल टू 180 इन ट्राइंगल OAB। तो 100 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 2 थीटा, और 180 माइनस 100 आ जाएगा 80, तो थीटा इक्वल टू 80/2 मीन्स थीटा आ गया हमारा 40 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाई मीन्स ABP, तो इसके लिए हम OBP ट्राइंगल को 90 पुट करेंगे, है ना, एंगल OBP इक्वल टू 90 डिग्री, और इसको हम स्प्लिट कर देंगे इन ABP एंड ABO। तो एंगल ABP जो हमें फाइंड आउट करना है प्लस एंगल ABO एंगल क्या एज्यूम किया है थीटा, और थीटा तो हमारा 40 आ गया है, तो 40 इक्वल टू 90। अब हमारा क्या होगा 40 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल ABP कितना बचेगा 90 माइनस 40 मीन्स दिस विल बी एंगल 50। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इन सेंटीमीटर हुज वॉल्यूम इज 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो जो वॉल्यूम गिवन है स्फीयर का सपोज V है, तो ये गिवन है 12 पाई
सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, v क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो ये कितना है 12 पाई। ठीक है, अब यहाँ से हम r फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारा पाई से पाई कैंसिल और 4 से हमारा 12 जाएगा 3 टाइम्स, तो ये आ गया है 4³/3 इक्वल्स टू 3। अब 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r³ इक्वल्स टू 3 इंटू 3 और r³ इक्वल्स टू 3 की पावर 2। ठीक है, अब ये जो पावर 3 है उधर जाके 1/3 बन जाएगी, तो r इक्वल्स टू 3 की पावर 2 और ये हो जाएगी 1/3 और पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 1/3 मीन्स 2/3। तो आंसर आ गया हमारा 3 का पावर 2/3। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा आएगा, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व कर लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स m, -n एंड -m, n। तो यहाँ पे हमें सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, √x1 - x2 का होल स्क्वायर मीन्स x1 मीन्स m और x2 मीन्स -m, तो -m होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली y में भी होता है, तो -n स्क्वायर। ठीक है, y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंपली सोल्व कर लेना है, तो d इक्वल्स टू ये आ जाएगा √m -m मीन्स 2m प्लस -n मीन्स -2n, तो ये हो जाएगा -2n का होल स्क्वायर। चलिए अब और कर लेते हैं, तो d इक्वल्स टू √2m का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 जा 4 और m स्क्वायर मीन्स 4m स्क्वायर प्लस -2n का होल स्क्वायर, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जब स्क्वायर करते हैं तो माइनस कैंसिल हो जाता है मीन्स प्लस हो जाता है, तो यह आ जाएगा 4n स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि 4 हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा √4m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सेपरेटली लिख सकते हैं, तो d इक्वल्स टू आ जाएगा √4 और √m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो √4 क्या हो जाएगा 2, तो d इक्वल्स टू 2 इंटू √m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो चलिए चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, तो आई थिंक ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,